हेलो गाइस, आज हम आपके लिए फिर से लेकर आए हैं एक OMR वाले 20 विकल्प जो कि मैथ के बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहला विकल्प देखते हैं। इसमें देखो, पहले विकल्प में लिखा हुआ है संख्या n² माइनस 1, 8 से विभाज्य होती है तो n है। n क्या है, यहाँ पर n की वैल्यू हमको बताना है। तो देखो, अगर n² माइनस 1 जो है ये 8 से विभाज्य होता है, यानी n की जगह पर हम वैल्यू लगाकर देख लेनी है कि कौन सी वैल्यू लग जाएगी अगर ये 8 से विभाज्य हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लगाते हैं n की जगह पर 3। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 3 9, और 9 में से हमें क्या करना है, 1 माइनस कर देना, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब हम यहाँ 3 की जगह पर 4 लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ हो जाएगा 4 चौक 16 माइनस 1, यानी हो गया 15, जो कि 8 से विभाज्य नहीं है। अब हम यहाँ पे 5 लगा के देख लेते हैं। 5 का स्क्वायर माइनस 1 बराबर 25 माइनस 1, 25 में से 1 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 24, जो कि 8 से विभाज्य है। तो हम इस प्रकार से देख रहे हैं कि हर बार n की जगह पर विषम संख्या जब लगा रहे हैं तो 8 से वो विभाज्य हो रही है। और ये कह रहा है कि n क्या है, अगर 8 से विभाज्य हुई संख्या तो n क्या है, n एक विषम संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी, यहाँ पर n एक विषम संख्या हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर देखो 1 से 10 तक की सभी 1 से 10 तक जबकि दोनों सम्मिलित हों की संख्याओं में से सभी संख्याओं से विभाज्य न्यूनतम संख्या होगी। यानी 1 से 10 तक की जितनी भी संख्याएं हैं उनसे कोई सी ऐसी संख्या बताओ जिस सबसे विभाज्य हो जाए। 1 से भी, 10 से भी, यानी 1 के बीच में जितनी संख्या आ रही हैं उनसे सबसे विभाज्य हो जाए। तो उसका हम क्या करेंगे, 1 से 10 तक की सभी संख्याएं लिख लेंगे और उन सबका निकाल लेंगे LCM, यानी लासा निकाल लेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। और इसका जो लासा आएगा वो आएगा 25 20 आएगा। ठीक है, तो आप इसका लासा निकाल के हल कर लेना। अगला हमारा प्रश्न है तीसरा। यहाँ पर देखो, ये कह रहा है यदि कोई रेखा युग्म संगत है तब इसका हमें आलेख बताना। जब संगत होता है तो क्या होता है, तो जब कोई रेखा युग्म संगत होता है तो वो प्रतिच्छेदी तथा आच्छादक होता है। कैसे होता है, प्रतिच्छेदी तथा आच्छादक होता है। ठीक है, ये वाला हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नंबर 4 हमारा समीकरण 2x + 3y = 5 का आलेख है, यानी इसका हमें आलेख बताना है। तो ये हमारी एक ही समीकरण है, तो जब भी एक समीकरण दी होती है तो वो हमारी ज़्यादातर सरल रेखा होती है। कैसी होती है, सरल रेखा। तो इसमें हम डायरेक्ट सरल रेखा लगा देंगे। तीसरा विकल्प और पाँचवा विकल्प है यदि 1/x² + 3 = 1/12 तब x बराबर क्या होगा, यानी x की वैल्यू फाइंड करना है। तो इसको सिंपली सॉल्व कर लेंगे और इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, ±3 आएगी। ठीक है, छठा हमारा विकल्प है समीकरण 3x² - 8x + 5 = 0 के मूलों का योग क्या होगा। मूलों का योग बताना है। तो देखो, सबसे पहले मूलों का योग का फार्मूला होता है माइनस का b/a। तो माइनस b क्या है, यहाँ x का गुणांक। तो x का गुणांक कितना है, -8 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा 8। और यहाँ पर कह रहा है a क्या है, यहाँ पर जो x² है उसका गुणांक है, तो यहाँ पर a की जगह पर कितना है 3, तो ये हो जाएगा 8/3। 8/3 वाला हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हमारा 7वां प्रश्न है त्रिभुज ABC में DE समांतर है BC के तथा AD/BD बराबर है 5/3 के, तब AE/AC बराबर क्या होगा। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे चित्र बनाकर, और इसका जो आंसर आएगा 5/3 आंसर आएगा। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। ये देखिए, प्रश्न नंबर 8 है हमारा, दो बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी। ठीक है, तो यहाँ बीच की दूरी का सूत्र लगा लेना है और बीच की दूरी का सूत्र लगा के इसे हल कर लेंगे। इसका आंसर आएगा 2.2√2। ठीक है, अगला हमारा कह रहा है सवाल, बिंदु A -4,0 और B 4,0 और C 0,3 एक त्रिभुज के शीर्ष हैं, तो वह त्रिभुज बताना है। ठीक है, तो हमें इसमें क्या करना है, AB के बीच की दूरी निकालना है, फिर BC के बीच की दूरी निकालना है, फिर CA के बीच की दूरी निकाल लेना है। तब हम देखेंगे कि इनके बीच की दूरियों में क्या रिलेशन आ रहा है। अगर AB बराबर BC आ रहा है तो हम, और बराबर आ रहा है AC के, तो तीनों भुजाएं अगर बराबर आती हैं तो वो कैसा होता है, समबाहु त्रिभुज होता है। दो भुजाएं बराबर आ रही हैं तो समद्विबाहु होगा, और सभी अलग अलग आ रही हैं तो वो विषमबाहु त्रिभुज होगा। तो यहाँ पर हमारा जो अगर निकालेंगे तो इसमें दो भुजाएं बराबर आएंगी और ये हमारा कौन सा हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा सवाल है 10 नंबर का, cos 0 + sin 30 + sin 45 sin 90 + cos 60 - cos 45 का मान होगा। ठीक है, तो इसमें हमें सबकी वैल्यू रख के देख लेनी है कितना मान आएगा। इसका जो मान आएगा 7/4 आएगा। ठीक है,
यहाँ पर देखिए ये दे रखा है कि tan x बराबर 3 cot x, तो x का मान बताना है। यहाँ पर हमको दिया हुआ है tan x बराबर 3 cot x, तो ये जो cot x है इसके tan के बटे में चला जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा tan x बटे cot x और बराबर हो जाएगा 3 के। ठीक है, अब इसको क्या करना है, tan 1 बटे cot x क्या के बराबर होता है, tan के, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा tan स्क्वायर x बराबर 3, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या चढ़ जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, तो tan x बराबर हो जाएगा अंडर रूट 3, और अंडर रूट tan में अंडर रूट 3 किसका मान होता है, tan 60 का होता है, तो tan x बराबर हो जाएगा tan 60, और यहाँ पर tan से tan कैंसिल कर देंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, केवल 60। तो हमारा ये वाला जो विकल्प होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला विकल्प है हमारा, उस वृत्त का व्यास जिसका क्षेत्रफल 16 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। ठीक है, तो हमें एक वृत्त का क्षेत्रफल बताना है, तो जो कि इन व्यास दिया हुआ है जो, तो हम इनकी त्रिज्या निकाल लेंगे, तो यहाँ पर r1 हमारा हो जाएगा, इसको व्यास का आधा कर देंगे 8 हो जाएगा, और r2 जो होगा हमारा वो हो जाएगा हमारा 12 का आधा 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो नया वाला जो वृत्त होगा उसका हम त्रिज्या मान ले रहे हैं r है, तो इनमें कह रहा है कि इसका जो क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर जो होगा इन दोनों क्षेत्रफलों के योग के बराबर होगा, यानी पाई r1 का स्क्वायर प्लस पाई r2 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से पाई कॉमन निकाल के पाई से पाई कैंसिल कर देंगे, और यहाँ पर आ जाएगा r स्क्वायर बराबर r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यू लगा देना, r1 का मान कितना है 8, 8 का स्क्वायर प्लस r2 का मान है 6 का स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 8 64 और 6 6 36। जब दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 100, और ये किसके बराबर चल रहा है, आर स्क्वायर के, इधर से स्क्वायर हटाएंगे इधर अंडर रूट चढ़ा देंगे, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा अंडर रूट 100। ठीक है, अंडर रूट 100 का जो मान होता है वो कितना होता है 10, तो यहाँ पर आर पूछ रहा था, तो आर हमारे कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर विकल्प देख लेंगे 10 सेंटीमीटर वाला कौन सा है, ओ नो, इसमें विकल्प भी नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमारा जो विकल्प होगा, ओह सॉरी, यहाँ पर त्रिज्या नहीं पूछ रहा, क्या पूछ रहा है, व्यास पूछ रहा है, तो इस त्रिज्या को हम क्या करेंगे, दुगुना कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 2r लगा दो, 2r की जगह पर 10, तो 10 दूनी कितना हो जाएगा 20 वाला विकल्प हम बिल्कुल सही कर लेंगे, ये वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला विकल्प देखिए, 13 सेंटीमीटर ऊंचाई तथा 4 सेंटीमीटर व्यास के धातु के ठोस बेलन को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर व्यास के बने ठोस गोले की संख्या बतानी है। ठीक है, यानी कितने गोले बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो हम मान ले रहे हैं कि n गोले बनाए जा सकते हैं। ठीक है, अब जब गोले बनाए जाए n गोलों को जो आयतन होगा वो इस बेलन के आयतन के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो व्यास दिया हुआ इसको हम त्रिज्या में पहले कन्वर्ट कर ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा r1 मान ले रहे हैं, इसको r1 बराबर हो गया हमारा 2 हो जाएगा, 4 का कितना हो जाएगा 2, और r2 बराबर हो जाएगा हमारा, ये गोले की त्रिज्या r2 कितनी हो जाएगी 4 का 6 का आधा 3 हो जाएगा। ठीक है, ऊंचाई h बराबर हमको दे रखी है कितनी है 45। ठीक है, तो यहाँ पर हम लगा लेंगे सूत्र n गुणा एक गोले का आयतन, एक गोले का आयतन, और बराबर कर देंगे हम बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। ठीक है, अब यहाँ पर लगा दो सूत्र n गुणा गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब, और बेलन का आयतन क्या होता है पाई r स्क्वायर h। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है, पाई से पाई कैंसिल कर देना है, और यहाँ पर जो गोले के हमने मानी r2 लगाना, और यहाँ पर r1 लगाना, वरना ये भी कैंसिल हो जाएगी, है ना। अब देखो इसमें क्या करना, r2 का मान लगा दो, r2 का मान कितना है 3 है, लगाओ भाई n गुणा 4/3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, क्योंकि यहाँ पर घात 3 है तो हमने 3 बार लिख लिया है, और यहाँ पर r1 की जगह पर लगाना 2 गुणा 2, और h की जगह पर लगाना है 45। ठीक है, एक 3 से एक 3 कैंसिल हो जाएगा, और ये देखो 2 दूनी 4 ये कट जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बचेंगे 3 3 9 9 चले जाएंगे इसके बटे में, चाहे यहीं से काट दो, 9 9 पंजे 45, तो n बराबर कितना आ गया 5 बचा है हमारा। ठीक है, n बराबर कितना आ गया 5, तो यहाँ पे 5 वाला विकल्प हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 14वां विकल्प देखिए हमारा कह रहा है, यदि लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या को आधा तथा ऊंचाई समान रखकर दूसरा बेलन बनाया जाए तो इस प्रकार बने बेलन के आयतन का मूल बेलन के आयतन का अनुपात बताना है। यानी जो बाद में बेलन बना है और पहले वाला जो है बेलन है उसमें अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो पहले वाले बेलन में अनुपात यानी पहला अंक जो है हमारा बड़ा होना चाहिए,
तो देखो ये दो ऑप्शन तो हमारा गलत हो जाएगा। इन दोनों ऑप्शनों में हम जब आधा कर रहे हैं तो किसका आधा कर रहे हैं, हम त्रिज्या का आधा कर रहे हैं। जब त्रिज्या का आधा कर रहे हैं तो हम जानते हैं बेलन के आयतन में क्या होता है कि आर स्क्वायर होता है। तो 3 वाला ऑप्शन तो स्क्वायर में आएगा ही नहीं, किसी का स्क्वायर करोगे 3 आएगा ही नहीं। तो ये 4 वाला हमारा 4:1 वाला सही हो जाएगा। यहाँ पर देखो देख रखा है कॉसेक थीटा बराबर √10, तो सेक थीटा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय लगा लेंगे और पाइथागोरस प्रमेय से सेक थीटा का मान निकालेंगे तो वो आएगा √10/3। ठीक है, अगला देखिए, अगला हमसे कह रहा है एक झंडा पातका के पाद से एक बिंदु ए 50 मीटर की दूरी पर है। यदि कोण PAB 60 अंश हो तो झंडा पादका की ऊंचाई है, ऊंचाई पूछ रहा है। ठीक है, तो ये झंडा मान ले रहे हैं हम और ये इसका मान ले रहे हैं, यहाँ से देख रहे हैं। ठीक है, ये इतनी कितनी दूरी है 50 मीटर और यहाँ पर कोण हमको दे रखा है 60 अंश। हमेशा 60 अंश के सामने वाली जब भी भुजा पूछे तो इस भुजा में ही √3 लगा देना। जो ये दे रखा है 30 अंश के सामने जो दे रखी है उसमें हमें क्या लगा देना, √3 लगा देना है। तो यहाँ पर 50 और √3 और लगा दो, 60 अंश के सामने वाली पूछ रहा है तो। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 50√3। कहाँ है 50√3, ये है। ठीक है, 17वां प्रश्न देखिए। 17वें प्रश्न में कह रहा है उस वृत्त की त्रिज्या जिसकी परिधि 36 सेंटीमीटर तथा 20 सेंटीमीटर व्यास वाले दो वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर त्रिज्या पूछ रहा है और यहाँ पर ये दोनों क्या दे रखे हैं, हमको व्यास दे रखे हैं। ठीक है, तो व्यास से पहले हम इनकी त्रिज्या निकाल लेंगे। 36 और 20 दे रखी है ना, तो R1 हमारा कितना हो जाएगा, 36 का आधा 18 हो जाएगा और R2 20 का आधा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, अब इनकी जो परिधियों के योग के बराबर है और नए जो वृत्त है हम उसका मान ले रहे हैं R है इसकी त्रिज्या। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा परिधियाँ बराबर कर लेंगे, 2πr बराबर कर देंगे 2πr1 + 2πr2। ठीक है, यहाँ 2π कॉमन लेके इस 2π को काट देंगे तो r बराबर कितना आ जाएगा, R1 + R2। R1 कितना 18 + R2 है 10, 18 और 10 जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा 28। तो R2 का मान कितना आया हमारा 28, तो इसमें 28 वाला ऑप्शन पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है 18वां, निम्न में से कौन आलेखनीय विधि द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो आलेखनीय विधि द्वारा हम माध्य को कभी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, 19वां प्रश्न हमारा संचयी बारंबारता तालिका से निम्न में से किसे निकालते हैं। तो देखो संचयी बारंबारता हम जब निकालते हैं तो उसके किसको निकालने के लिए निकालते हैं, जब हमें मध्यिका की जरूरत होती है तो हम निकालते हैं संचयी बारंबारता। ठीक है, तो इसमें मध्यिका वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 20वां प्रश्न और लास्ट प्रश्न हमारा, यदि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य 15 हो तो n का मान होगा। ठीक है, यानी प्रथम यानी शुरू से हमको 15 संख्या लेनी है और उनका जो समांतर माध्य है वो 15 है, तो हमको n बताना कि n शुरू की कितनी संख्याएं ली गई हैं तो उनका समांतर माध्य 15 आया है। तो हम यहाँ पर वो सूत्र लगा लेंगे, पदों का योग बटे पदों की संख्या, और पदों की संख्या की जगह पर हम n लगा लेंगे। पद समांतर माध्य दिया हुआ है और यहाँ पर जो संख्याएं निकल कर आएंगी वो कितनी आएंगी, 29 आएंगी। ठीक है, कितनी आएंगी, 29 आएंगी। और ऐसी वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और वीडियो दूसरे लोगों के पास शेयर करें ताकि आपके भविष्य में कामयाब हो सकें। ठीक है, धन्यवाद।